हेलो नमस्कार दोस्तों, रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने सोल्व करेंगे एसआई का जो पेपर हुआ था 2016 का। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड का जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो पार्ट था उसका पेपर हम सोल्व करेंगे आज आपके साथ। उस पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हमने उस पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जिसमें एक पार्ट में अपन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सोल्व करेंगे। बाकी दूसरे पार्ट में हम आपके साथ चर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान, मैथ एंड साइंस और करंट रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो लंबी हो गई इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप वीडियो देखिए। आप इस वीडियो में सिर्फ पेपर ही सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा जो संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ताकि आपका नॉलेज और एक्सप्लोर हो सके। बात करते हैं 100 क्वेश्चन के पेपर में 200 नंबर आपको मिलने थे। 2 घंटे के इस पेपर का टाइम था। आगे चलते हैं दोस्तों। इस पेपर में जो सिलेबस आया था उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पेपर में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटिकल साइंस से 15 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन, मैथ्स एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन थे। जो अपन ने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है वो इस प्रकार से है। 60 क्वेश्चंस अपन पार्ट फर्स्ट में डील करेंगे और जो बाकी 40 क्वेश्चन हैं वो पार्ट सेकंड में डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी इजाज़त हो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एसआई के पेपर में पहला क्वेश्चन था कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है पृथ्वीराज फर्स्ट, दूसरा जयराज, तीसरा अर्णोराज और चौथा विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों, इन सभी में तो सीधा दिख रहा है कि पिता पुत्र का संबंध है। क्यों? पृथ्वीराज फर्स्ट पिता थे अजयराज के और अजयराज पिता थे अर्णोराज के और अर्णोराज पिता थे विग्रहराज चतुर्थ के। तो इनका क्रम हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितना सिंपल क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था एसआई की परीक्षा में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने हैं। तो तैयार रहिए, कमर कस लीजिए। जो भी व्यक्ति अपने कंधे पर 2 सितारे लगवाना चाहता है वो तैयार रहें। कहा है उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। क्योंकि इसमें 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सक्रिय सदस्य थे, बाकी चौथे सदस्य सक्रिय सदस्य नहीं थे। बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। स्थापना हुई थी 1931 में। स्थापना किसने की थी? कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 में स्थापना की थी। उस समय एक सक्रिय सदस्य थे देवी शंकर तिवारी। तो अपन देवी शंकर तिवारी को तो सक्रिय सदस्य यहाँ नोट कर लेते हैं। अब बात करते हैं 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन किसने किया था? जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया था। तो मैं लिख देता हूँ जमनालाल बजाज। आप नोट कर लीजिए, जमनालाल बजाज ने उस समय 1936 में जब पुनर्गठन किया था तब 2 सदस्य सक्रिय सदस्य थे, जिनका नाम है, एक तो रामकर्ण जोशी, दूसरे हो जाएंगे दौलतमल भंडारी। तो दोस्तों, जो प्रयागराज भंडारी है ऐसा कोई सदस्य सक्रिय सदस्य नहीं था जयपुर प्रजामंडल की, अगर अपन बात करते हैं तब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा है कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था? तो इस प्रश्न में अपन देखेंगे कि डलहौजी जो था उसका टाइम था 1848 से 1856। डलहौजी जो भारत के जो अंग्रेजों के अपन गुलाम थे उस समय, उनका 1848 से 1856 तक उन्होंने भारत में एक वायसराय थे अंग्रेजों की तरफ से। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक नीति अपना रखी थी कि भारत के जो राज्य थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने की। तो डलहौजी ने 2 नीति मुख्यतः अपना रखी थी। पहली गोद निषेध और दूसरी कुशासन। इनमें से गोद निषेध के आधार पर तो 3 राज्यों को मिलाया था, बाकी कुशासन के आधार पर अवध को मिलाया था। तो सतारा, झांसी और नागपुर को तो मिलाया गया था गोद निषेध प्रथा के आधार पर, और अवध को मिलाया था अंग्रेजी शासन में कुशासन के आरोप लगाकर। तो ये ही एक मेन रीजन था 1857 की क्रांति का, कि जब से उसको मिलाया गया था अवध को, ये ज़्यादा भड़काने वाला पॉइंट हो गया था अंग्रेजी शासन के खिलाफ।
बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है थेवा कला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगनेर, टेराकोटा शिल्प मोलेला। सभी जानते हैं थेवा कला प्रतापगढ़ से है, मीनाकारी जयपुर की है, अजरक प्रिंट जो है वो सांगनेर की नहीं होकर वो है बालोतरा बाड़मेर की। जी हाँ, आपको दोनों नोट करने हैं, बालोतरा और बाड़मेर, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको बालोतरा मिलेगा, कई बार बाड़मेर मिलेगा। अगर दोनों मिलते हैं तब आपको बालोतरा करना है। तो टेराकोटा शिल्प जो है मोलेला राजसमंद की ये कला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए तथा प्रयोग किए गए कूट के आधार पर नीचे दी गई सूची में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड लेखक दिए गए हैं, दूसरी साइड में पुस्तक दी गई है। बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है भाई। कर्णिदान ने लेख लिखा था सूर्य प्रकाश, श्यामल दास ने रचना की थी वीर विनोद की, मोहम्मद नैन्सी ने रचना की थी मारवाड़ा परगनारे विगत, जिसको अपन राजस्थान का जेवर भी कहते हैं, और सूर्यमल मिश्र ने रचना की थी वंश भास्कर की। इसके आधार पर मिलान कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं जो राजस्थान और भारत की हिस्ट्री और ये संबंधित आर्ट एंड कल्चर से। कहा है कि निम्नलिखित से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। तो इसमें हो जाएगा जो 4 चौमा का शिव मंदिर है वो गुप्तकालीन मंदिर है, बाकी किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोतर का दधी माता मंदिर, ये तीनों हो जाएंगे आपके गुर्जर प्रतिहार के। चौथा हो जाएगा गुप्तकालीन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कहा है अगले प्रश्न में नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। इसमें अपन देखते हैं, इसमें आप देखो वालर, मांदल, गवरी और लूर, 3 ऑप्शन तो है गरासिया जनजाति से संबंधित। चौथा जो ऑप्शन है गवरी, गवरी हो जाएगा भील नृत्य। तो आप इसमें नोट कर लीजिए, गवरी हो जाएगा भील जनजाति का नृत्य, बाकी वालर, मांदल, लूर ये हो जाएंगे गरासिया जनजाति के नृत्य। अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो ढूंढाड़ी की उपबोली हो जाएंगी इसमें तोराबाटी, राजावाटी, नागरचोल, ये तो ढूंढाड़ी की हो जाएंगी। राठी जो है वो राठ क्षेत्र में बोली जाती है। राठ क्षेत्र में अपने आता है जैसे बैरोड है और मुंडावर क्षेत्र है, ये राठ क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर राठी भाषा बोली जाती है जो कि ढूंढाड़ी से संबंधित नहीं है। प्रश्न में कह रहा है कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति में के दौरान कोटा में हत्या की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा कंपनी अधिकारी 1857 क्रांति में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। तो आप ये देख लीजिए, कर्नल एबोट ये नीमच का पॉलिटिकल एजेंट था, कैप्टन सोवर्स ये मेवाड़ का हो जाएगा, आप यहाँ नोट कर लीजिए, इसके लिए नीमच कर लेना, इसके लिए मेवाड़। मेजर बटन ये कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, और कैप्टन मोक मैसन इसके लिए आप मारवाड़ वर्ड लिख लीजिए। तो आप देख लीजिए, बात करें कोटा में कौन था, मेजर बटन। तो मेजर बटन की हत्या कोटा में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा है स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। स्वर्ण नगरी जो हॉल है वो नशिया मंदिर अजमेर का भाग है। कहा है इन दोनों को मैच करना है, ये तो कैलेंडर है और ये प्रारंभिक वर्ष है। तो सिंपल सा है, अपन देखते हैं कि कौन सा कैलेंडर कब से प्रारंभ होता है। इसमें पहला है शक संवत। अपन देखते हैं कि शक संवत जो इसकी प्रारंभ है वो होती है 78 ईस्वी में। नोट कर लीजिए, शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में होती है। ये शुरुआत की थी कुषाण शासक कनिष्क ने। तो आप इसमें नोट कर लेना, कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी, प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में। अगला है विक्रम संवत। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में, जब विक्रमादित्य ने शकों को पराजय किया था। तो विक्रम संवत के लिए आ जाएगा 57। ठीक है, आप इसमें नोट कर लेना। हिजरी संवत 622 ईस्वी पूर्व नहीं 622 ईस्वी। वो कब, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जा रहे थे, तो तब से शुरू होता है हिजरी संवत 622 ईस्वी। बच गया गुप्त संवत। गुप्त संवत शुरू हो जाएगा 319 ईस्वी में। ये किसने प्रारंभ किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो आप इसको मैच कर लीजिए, जो आपका आंसर है वो आंसर हो जाएगा मेन। कहता है अक्सपटलिका की क्या था, राज्य में अक्सपटलिका किसकी जिम्मेदारी थी। ये कह रहा है राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्य में अक्सपटलिक
की जिम्मेदारी। एक्सपर्ट लीग था कौन? ये मुख्य लेखाधिकारी होता था। तो मुख्य एक्सपर्ट लीग का संबंध हो जाएगा मुख्य लेखाधिकारी से। 12 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों को आरोही कालक्रम के अनुसार जमाइए। आप जमा लेना। होम रूल आंदोलन की अपन बात करते हैं, ये 1916 में था। ठीक है। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका टाइम आप नोट कर लेना 1930। ये चलता रहता था आराम से 1933 तक, ये चल रहा था 1930 से 33 तक। खिलाफत आंदोलन भारत से संबंधित नहीं है वैसे, फिर भी इसका टाइम 1919-1920 के लगभग इसका टाइम था खिलाफत आंदोलन का, 1919-1920। और भारत छोड़ो आंदोलन की अपन बात करें तो ये था अपने 1942, 1942। आप इसको टाइम के हिसाब से जमा लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर आपको जाएगा अबुल फैजी। अबुल फजल का भाई अबुल फैजी ने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। कहता है मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा था? सभी जानते हैं कछुआ वंश, जिसमें भारमल अर्थात बिहारी मल ने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह किया था अकबर से। कब? 6 फरवरी 1562। ठीक है, आप इसमें डेट नोट कर लेना। तो पहला राजवंश हो जाएगा कछुआ राजवंश, जिन्होंने मुगलों से विवाह किया था। तो ये आमेर के शासक थे। विवाह कहाँ हुआ था? ये पिछली परीक्षा में पूछा गया था। ये विवाह हुआ था सांभर में। ये अपने पॉलिटिकल साइंस, इसके इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न 15 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब अपन आगे चलते हैं ज्योग्राफी के प्रश्न की तरफ। दोस्तों ज्योग्राफी के भी 15 क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे गए थे। कहता है COP 23वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC का आयोजन कहाँ हुआ था? अपन चर्चा करते हैं UNFCCC और ये COP 23 है क्या। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोन, जो कि जर्मनी में है। एक्चुअली है क्या? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंजिंग कॉन्फ्रेंस, UN जो CCC है, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज ऑफ कॉन्फ्रेंस, ये उन देशों का समूह है, उन देशों की पार्टी है जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो COP 23 का आयोजन हुआ था बोन जर्मनी में। और आप एक नोट कर लेना COP 13। ठीक है, COP 13 वो क्यों? क्योंकि ये अपने भारत में हुआ था। भारत में इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था? 17 से 22 फरवरी 2020। ये और नोट कर लेना। और भारत में कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। किसका? COP 13 का। ठीक है, इसके बाद आप नोट कर लेना COP 25। ये कहाँ होना है? COP 25 आपकी एग्जाम में पूछ सकता है, अगर पूछता है तो, बाकी कोई श्योर नहीं है। अगर इच्छा हो जाएगी COP 25 के बारे में पूछ ले RPSC की, तो आप उसमें COP 25 में नोट कर लेना कि 1 से 12 नवंबर 2021 में प्रस्तावित है। कहाँ? ग्लासगो में। और ग्लासगो कहाँ है दोस्तों? ग्लासगो है आपके स्कॉटलैंड में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिसको अपन यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, UK कहते हैं, उसके 4 भाग हैं, 4 पार्ट हैं। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। तो 4 देशों का समूह है कौन? यूनाइटेड किंगडम। ये सामान्य जानकारी की बात थी, इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो, कहता है कि भोराट का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों भोराट का जो पठार है वो उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है। तो उदयपुर का गोगुंदा और कुंभलगढ़ राजसमंद, तो ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का पठार भोराट का पठार कहलाता है। दोस्तों ये अरावली की तरह जल विभाजक का कार्य भी करता है भोराट का पठार। कहता है जैव विविधता हॉटस्पॉट सेकुलेंट कारू अवस्थित है। सेकुलेंट कारू क्यों फेमस है? क्योंकि 2016 में इसको जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। किसको? सेकुलेंट कारू को। ये कहाँ है? ये अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में भी कहाँ? नामीबिया तथा कारू जो देश हैं उनके आसपास ये पड़ता है सेकुलेंट कारू। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। पूरे विश्व में 36 जैव विविधता क्षेत्र हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लेना कि पूरे वर्ल्ड में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से भारत में 4 हैं। ठीक है,
और 36 में से 8 तो अति संवेदनशील है। 8 के लिए तो आप ये याद रखना कि 8 जो क्षेत्र हैं वो तो हॉटस्पॉट हैं इसके बायोडाइवर्सिटी के, और उनमें से एक भारत में है जिसका नाम है पश्चिमी तट। ठीक है, हॉटस्पॉट से संबंधित बात हो गई फिक्स। आप इसमें और नोट कर लेना कि हमेशा 22 मई को क्या मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, जब भी बात करें कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया था। भारत में साक्षरता दर जब अंकित करते हैं तो उसमें यह आधार होता है कि 7 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं, युवक युवतियाँ, महिलाएं, पुरुष जो भी हैं, अगर उनको किसी भाषा का लिखना और पढ़ना दोनों का अगर ज्ञान होता है तो साक्षर माने जाते हैं। अगर ऐसा ज्ञान नहीं है तो उनको साक्षर नहीं माना जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में साक्षरता दर है 66.11 ऑल ओवर। ठीक है, ये तो ऑल ओवर होगी। बात करते हैं पुरुष साक्षरता की तो 79.19 हो जाएगी पुरुष साक्षरता। इसको अपन मेल कर लो, इसको ऑल कर लो, और अगर फीमेल की बात करें तो 52.12 हो जाएगी, 52.12 बोलेंगे इसको, ये हो जाएगी फीमेल लिटरेसी राजस्थान में। ठीक है, ये तो आपको आंकड़े नोट करने हैं जब तक नई आंकड़े नहीं आते तब तक तो के लिए। अब अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सबसे कम अपने हो जाएंगे जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर। तो यहाँ पर जालोर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर और सवाईमाधोपुर आपके ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है उस्पलता दर्रा किसके मध्य स्थित है। दोस्तों, उस्पलता दर्रा हो जाएगा आपके चिली और अर्जेंटीना के बीच में, जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, चिली अर्जेंटीना हो जाएगा एंडीज पर्वत का भाग, इसको उस्पलता दर्रा कहते हैं। अब है किरथर और सुलेमान के लिए बात कर लेते हैं। ये अपने पाकिस्तान में हो जाएगा, इसको वोलन दर्रा कहते हैं, पाकिस्तान में पड़ता है। लेह और खरदुंगला दर्रा वो भारत तिब्बत के बीच में हो जाएगा। लाहौल स्पीति, इसको अपन सभी जानते हैं। रोहतांग दर्रा, जिसकी अब नई टनल बनी है अटल टनल के नाम से, जिसको कहा गया है अटल सुरंग। ठीक है, ये लाहौल स्पीति हो जाएगी अपने भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है। सीधी सी बात है, मानसून कब खत्म होता है, सीधी सी बात है, इसमें अक्टूबर से दिसंबर का टाइम होता है, मानसून के जाने का टाइम होता है। जुलाई अगस्त तो पीक पे रहता है, जनवरी फरवरी से मानसून से संबंध है नहीं। मार्च से जून तक अपन समझते हैं कि मानसून आ रहा है, तो जाने का टाइम हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। कहता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा 9.57%। ये लगभग सेम ही रहता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस आंकड़ों में। अब कहता है कि कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है। इसका मतलब ये पूछ रहा है अपने को कि पूर्वी तट का भाग कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं, आप फिक्स कर लेना कि जो काठियावाड़ तट है जो गुजरात के आसपास है। अब बात करें मालाबार तट की, ये अपने गोवा से कन्याकुमारी तट के जो तट है, गोवा से कन्याकुमारी तक, वो मालाबार तट हो जाएगा। कोंकण तट की अगर हम बात करें, वो हो जाएगा महाराष्ट्र से गोवा के बीच में। अब बात एक तट बच रहा है अपने कोरोमंडल तट, जो भाग है तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक। तो आप समझ सकते हैं इसमें जो पूर्वी भाग है उस पर कौन सा तट हो जाएगा, अपने कोरोमंडल तट। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है। दोस्तों, इसमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के हो जाएंगे, जैसे भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुरा है, बोकारो। इसमें दुर्गापुरा अपने ऑप्शन हो गया, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया। कुल्टी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है। कहता है सेलवास का अर्थ क्या है। सेलवास का अर्थ क्या है दोस्तों, सेलवास क्या है कि जो अपने अमेजन नदी है उसके आसपास सघन वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनको सेलवास कहते हैं। ठीक है, और इसे ही पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन, क्या होंगे, सेलवास, जिसको अपन पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं।
कहता है नेपाल हिमालय किसके मध्य में स्थित है। अब आपको दो नदियाँ दी गई हैं, उनके बीच में नेपाली हिमालय बताना है। मैं आपको ये बताता हूँ कि हिमालय को 4 भागों में बांट रखा है। एक पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब मैं आपको कहूँ कि 5 नदियाँ हैं, उनमें 2 नदियों की, हर 2 नदियों के बीच में एक हिमालय आ रहा है। तो आप नोट करना मेरे साथ। एक है सिंधु नदी, ठीक है, और एक है सतलज नदी। इनके बीच में जो हिमालय है वो हो जाएगा पंजाब हिमालय। इसके अलावा फिर सतलज नदी और काली नदी, इन दोनों के बीच में हो जाएगा कुमाऊँ हिमालय। आगे चलें, काली नदी और फिर तीस्ता नदी, ठीक है, इसके बीच में हो जाएगा नेपाल हिमालय। दोस्तों तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बीच में हो जाएगा असम हिमालय। वापस समझ लेते हैं एक बार। मैंने कहा कि सिंधु और सतलज, उसके बीच में हो जाएगा पंजाब हिमालय। अब सतलज और काली नदी, इसके बीच में हो जाएगा कुमाऊँ हिमालय, ठीक है। फिर अपने बात की कि काली नदी और तीस्ता नदी बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बीच में हो जाएगा असम हिमालय। आपने से पूछा था क्वेश्चन में कि नेपाल हिमालय, तो उसका हो जाएगा आंसर काली और तीस्ता नदी, ठीक है। पूरा समझ गए आप। तो जब भी आपसे पूछे कि कौन सा हिमालय, तो चारों हिमालय आप समझ चुके हैं। आगे अगर एग्जाम में आता है तो आप चारों हिमालय बता सकते हो बड़ी आसानी से। मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह धातु किस किस्म का है। इसका आंसर आपके हो जाएगा हेमेटाइट, ठीक है, जो काम आता है स्टील में। हेमेटाइट आपके इसका आंसर हो जाएगा जो स्टील बनाने में काम आता है। अगर पूछ लेता कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोह धातु, वो हो जाता आपके मैग्नेटाइट, ठीक है। अगले एग्जाम में सपोज क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे अच्छा जो लोह धातु है वो कौन सा है, तो आप उसमें कर दोगे मैग्नेटाइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। कहता है भारत में कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक था। इसका आंसर हो जाएगा अपने कर्नाटक, ठीक है। कॉफ़ी के लिए बात करें तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि कॉफ़ी का पौधा कहाँ का है, तो आप इसमें कह देंगे कि इथोपिया का है, कि इथोपिया इसका मूल नाम है, मूल जगह का है। इथोपिया से कॉफ़ी के पौधे का मतलब प्रारंभ माना जाता है इथोपिया से। ये हो गया। इसके अलावा बात करें कि भारत में कौन लेके आया, तो भारत में कॉफ़ी का पौधा लेके आए थे बाबा बुदन, ठीक है। कर्नाटक में एक बाबा बुदन गिरी जगह है जो कॉफ़ी के लिए फेमस है, बाबा बुदन गिरी। तो अपन इसमें नोट कर लेंगे कौन लेके आए थे भारत में कॉफ़ी, बाबा बुदन। ये आप इसमें नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इसका आंसर कर्नाटक आपने कर लिया। रूर औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है। कहता है कि रूर औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है। इसका आंसर आपके हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि रूर औद्योगिक जो प्रदेश है उसमें है क्या, मतलब किस चीज़ का उत्पादन होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके कोयला। कोयला कौन सा, बिटुमिनस कोयला। आप इसमें नोट कर लेना कि रूर क्षेत्र है जो जर्मनी में है और यहाँ पर बिटुमिनस कोयला का उत्पादन होता है, ठीक है। और इसके आसपास जो नदी है राइन नदी, जिसको अपन कोयला नदी भी कहते हैं। दोस्तों रूर को यूरोप का औद्योगिक हृदय भी कहा जाता है। आप ये चीज़ भी नोट कर लेना, आपकी परीक्षा में कहीं पूछ सकते हैं कि यूरोप का औद्योगिक हृदय किसे कहते हैं, तो आप इसमें रूर औद्योगिक प्रदेश आंसर कर देना। अगला प्रश्न है जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सीधी सी बात है, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना जाखम बांध में स्थित है। जाखम बांध जो कि प्रतापगढ़ में है, ठीक है, क्योंकि जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है और डूंगरपुर में जाके माही नदी में मिल जाती है। तो जाखम उद्देश्य का संबंध किस में हो जाएगा, प्रतापगढ़ से आपके हो जाएगा। ये आपके ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी के साथ अपन ने 15 और 15 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब अपन चलते हैं पॉलिटिकल के ऊपर। दोस्तों पॉलिटिकल के भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब उनको भी अपन एक बार देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के 15 क्वेश्चन क्या। कहता है पहले प्रश्न में कि भारतीय संविधान के संग में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। ये मतलब अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान को देखकर लिया गया है। दोस्तों ये सीधी आर्टिकल 248 की बात हो रही है। यहाँ पर 248 अनुच्छेद की बात हो रही है। 248 अनुच्छेद क्या कहता है कि
शक्तियों का पृथक्करण करने के बाद संघ सूची, संवर्धित सूची, राज्य सूची शक्तियों में पृथक्करण बांट दिया गया है। अगर फिर भी कोई ऐसा विषय भविष्य में आता है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो ऐसी शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाएगा, जो हमारे संविधान में लिया गया है कनाडा की प्रणाली से। दोस्तों कनाडा में भी ऐसा होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो उसके ऊपर कानून फिर कौन बनाता है? ऐसी स्थिति में कानून संसद बनाती है। ये आप इसको नोट कर लीजिए। कहा है अगले क्वेश्चन में, भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा PN भगवती, जो कि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्हें ही जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। कहता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ राजस्थान का विन्यास क्या है? इस समय जो विन्यास है वो एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का विन्यास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में है। आप ये और नोट कर लेना कि स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 2000 से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी राजस्थान में मार्च 2000। और अभी जो फॉर्मेट चल रहा है वो 2000 से चल रहा है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का जो प्रारूप है वो अभी वर्तमान में क्रियाशील है। कहता है कि कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप का सर्वप्रथम अंगीकार किया? स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सबसे पहले किसने स्वीकार किया? मतलब पूरा देश जानता है कि 2 अक्टूबर 1959 से नागौर के जो बगदरी पंचायत है वहाँ से राजस्थान में क्या पूरे भारत में ही पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। और दूसरा हो जाएगा उसी के 9 दिन बाद में राजस्थान में तो हो गया सबसे पहले। उसके बाद में 9 दिन बाद में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जो जिला है वहाँ से पंचायती राज का प्रारंभ माना जाता है। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश इसके आंसर हो जाएंगे। मतलब आपको दूसरा भी याद रखना है, पहला तो आप सभी याद रखते ही थे। कहते हैं मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब बात करें PIL की और वो मूल अधिकारों से संबंधित हो तो वहाँ पर आप कहाँ इसको दायर करोगे? ऐसी कंडीशन में उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के समक्ष आप दायर कर सकते हो। मतलब किसी जिला न्यायालय में जनहित याचिका दायर नहीं होगी अगर वो मूल अधिकारों से संबंध रखती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा है मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पहले संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? तो उसका आंसर हो जाएगा 19(1). तो पहले संपत्ति का अधिकार था 19(1) में दिया गया था। पहले 7 अधिकार थे वहाँ पर, अब 6 ही अधिकार रह गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो कहा है राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? अभी सभी जानते हैं कि राजस्थान में एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं है, वहाँ पर सभी विधायक जो है निर्वाचित होते हैं, न कि कोई मनोनीत होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 भी नहीं। कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। दोस्तों प्रस्तावना आप सभी को याद होनी चाहिए, आप एक बार प्रस्तावना पढ़ लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्रस्तावना की, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम आपको हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये आपकी सही क्रम इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? इसके लिए कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अधिक के ऊपर ये नहीं कहा गया है कि कितने, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहते हैं आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं। 1935 के अनुसार जो है क्या क्या कहा गया है? प्रांतीय स्वायत्ता, कि जो राज्यों को स्वायत्ता दी गई है 1935 में कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, तो ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना भी 1935 का अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, B और C, तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन आता है? दोस्तों राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में मंत्री भी आते हैं, सचिव भी आते हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष भी आते हैं। राज्यपाल लोकायुक्त के दायरे
की जांच के दायरे से बाहर रखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर छोड़ के जो भी हैं, तो 1, 1, 2 और 4 जो भी हैं ये इसका आंसर हो जाएगा। राज्यपाल इसमें मुक्त रखा गया है लोकायुक्त की जांच के दायरे से। कहता है 42 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था। दोस्तों सभी को पता है कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389 इनका मतलब पहले फिक्स किए गए थे 389 सदस्य होंगे। पूरे भारत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, जिसमें से 296 तो होने थे ब्रिटिश भारत से और 93 होने थे देशी रियासतों से। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं 296 में से भी 292 तो सीधे ब्रिटिश राज्यों से होने थे और 4 होने थे केंद्र शासित प्रदेशों से, जिनके नाम थे अपन देख लेते हैं अजमेर, मेवाड़ा, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में चला गया है अभी, कुरुक जो कर्नाटक में है, दिल्ली। तो 4 तो हो गए अपने केंद्र शासित प्रदेश जो चीफ कमिश्नरी प्रांत उस टाइम कहलाते थे। 292 हो गए थे ब्रिटिश राज्यों के और 93 तो वो तो अपने सभी राज्यों को अपने एक प्रतिनिधि भेजना था। बात करते हैं 292 जो सदस्य थे उनका चयन कैसे होना था। उनके लिए क्या था कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो उस समय जो प्रांतीय विधानसभा थी उनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव करना था। तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से करना था, लेकिन इसमें क्या है कि 1935 लिखा गया है, एक्चुअली में आना था आंसर 1919। तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने काट रखा है, डिलीट कर रखा है, इसलिए आप इसमें नोट कर लेना कि 1919 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से। अगर इसमें 1919 होता पहले ऑप्शन की जगह तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाता आपका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। इस क्वेश्चन के लिए पूरे ऑल इंडिया के लिए एक ही चीज़ फिक्स कर रखी है कि अधिकतम सदस्य जो होंगे वो होंगे कि जितने भी विधानसभा सदस्य हैं, ठीक है, उनका 15%। इसमें मुख्यमंत्री भी हो गए और प्लस में तो आप ये देख लो इसमें आपके तो सीएम हो गया प्लस ऑल मिनिस्टर जितने भी हैं वो इसके अंदर आएंगे। अधिकतम की बात करते हैं तो टोटल का 15%। जैसे अपने राजस्थान में 200 विधायक हैं तो आप इसमें 29 तो मंत्री कर लो, एक मुख्यमंत्री, तो अधिकतम का तो हो जाएगा 29 + 1 और न्यूनतम के लिए होता है 12, 11 + 1। तो इसमें न्यूनतम का हो जाएगा अपने 12, 11 + 1, 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। तो इसका न्यूनतम का लिए आंसर सही हो जाएगा। अगर अधिकतम पूछता आपकी ये हो जाता। अधिकतम का क्या पैटर्न है, 15% टोटल विधानसभा सदस्यों का। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है सर, पढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बिल्कुल है, अगर गतिरोध होता है सामान्य स्थिति में तब संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयक पर बुलाई जाती है। बिल्कुल, संयुक्त बैठक सिर्फ सामान्य विधेयक पर बुलाई जाती है। अगर कभी भी ऐसा विधेयक है कि धन विधेयक है या फिर किसी संविधान संशोधन का विधेयक है, ऐसी कंडीशन में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। ये आर्टिकल 108 में लिखा गया है। ठीक है, वो कहता है कि संविधान संशोधन विधेयकों पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान जी नहीं, साधारण संशोधन विधेयक में नहीं है। और 102 में वर्णित ये भी गलत है क्योंकि 108 में वर्णित है। तो आप इसमें आंसर कर देंगे, तीसरा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द राइट आंसर्स। पूछा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, जो भारतीय जनसंघ है, आज की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, उसका निर्माण आप भारतीय जनसंघ से ही मान सकते हो। उसी का एक पार्ट है वर्तमान बीजेपी। तो बात करें कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 1951 में हो जाएगा भारतीय जनसंघ की स्थापना में। तो अभी जो प्रेजेंट बीजेपी है उसके लिए आप नोट कर लेना, 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को। संस्थापक की बात करें तो आप डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी कर लेना, अटल बिहारी जी वाजपेयी इसके संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार 15 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको सही अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूँ। फिर भी अगर किसी पॉइंट पे अगर लैक रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं अगर कोई गलती है तो सुधार करने का प्रयास करूँगा और आपका कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा। चलते हैं अगले टाइप पे। दोस्तों, अब अगला टाइप इसमें लिया गया है इकोनॉमिक्स, जो कि मैंने वो पहले ही बताया था कि अगला टाइप अपन इकोनॉमिक्स रखने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है
कि मानव विकास रिपोर्ट जो है 2016 के अनुसार भारत का मानव अधिकार रिपोर्ट में कौन सा हिस्सा है, कौन सा स्थान है। तो 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का इसमें 131वीं रैंक हो जाएगी, जो कि हर बार यही चलती है। 131 रैंक इसमें हो जाएगी। आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, तो रैंक आप 131 एक बार कर देना, ठीक है। कहता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एन.के. सिंह हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका आंसर आपका हो जाएगा जयपुर, जिसमें 21,000 लीटर दूध का मतलब प्लांट लगाया गया है। उसकी क्षमता 21,000 लीटर दूध की। दोस्तों ऊँटनी के दूध को स्वास्थ्य के लिए सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। आप ये बात नोट कर लीजिए, याद रखना इस बात को। कहता है 7वें पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः जोर दिया गया है। दोस्तों 7वें पंचवर्षीय योजना का जो नारा था वो था रोजी रोटी उत्पादकता। तो इसमें आप देख लो, रोजी के लिए रोजगार हो जाएगा, खाद्य उत्पादन के लिए रोटी हो जाएगा, उत्पादकता ही तो रोजी रोटी उत्पादकता इसका नारा था। तो 1985 से 1990 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसका जो मुख्यतः जोर दिया गया था इन 3 चीज़ों के ऊपर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है। इसके उप मिशन में आप नोट कर लेना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जो हो जाएगा राष्ट्रीय टिकाऊ खेती की मिशन के अंतर्गत जो उप मिशन है, इसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हो जाएंगे। इसका और भी पार्ट है, जैसे सूक्ष्म सिंचाई था, जैविक खेती, ये चीज़ें इसके अंदर उप मिशन के अंतर्गत ली गई थी। पूछा है वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है भारत में, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी की ये बात कर रहा है। अपन सभी जानते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो गया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की है। इसका आंसर हो जाएगा आपके इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष जो है, और रतन टाटा ट्रस्ट। तो राजस्थान के जो 6 जिले हैं पश्चिमी, उनके लिए गरीबी उन्मूलन के लिए एजेंसी जो है ये सहायता प्रदान करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि राजस्थान में मार्च 2017 के अंत में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा 66.929। इसका जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 66.29। इसका आंसर हो जाएगा कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 66.29 किलोमीटर की राजस्थान में सड़कें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करता है। दोस्तों भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण वित्त मंत्रालय करता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है वो राजकोषीय नीति का निर्माण करता है। अगले प्रश्न में दिया है राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन GVA के अंतर्गत सेवा क्षेत्र जो तीसरा पार्ट है, जैसे प्राथमिक होता है कृषि, दूसरा होता है विनिर्माण, तो तीसरा सेवा, उसमें सकल मूल्यवर्धन में 2017-18 में भारत का कुल हिस्सा था। उसका आंसर हो जाएगा 55.2%। अगर प्रेजेंट की बात करें तो 2021 के लिए 56.4% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है परंपरागत कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो परंपरागत का एक ही उद्देश्य है जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। जो नवीनतम जो खेती चल रही है उसके स्थान पर जैविक खेती मतलब बायो एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करना परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार के द्वारा अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर वो होते हैं कि अचानक से कोई आपदा आई और ऐसी कंडीशन में सरकार कहाँ से खर्चा करे, उसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का आकस्मिक फंड बना रखा है। 500 करोड़ का तो मतलब आकस्मिक निधि।
ये उसी सिद्धांत पर काम करती है जैसे अपने अपने पर्स में 100 या 500 का नोट छिपा कर रखते हैं कि अर्जेंट में कहीं जरूरत पड़ जाए तब। तो ये आकस्मिक निधि हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कहता है राजस्थान मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की घोषणा किस बजट में की गई। तो दोस्तों ये 1 जून 2016 से प्रभावी होनी है, इसलिए इसका 10 हो जाएगा 2016-17। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहता है कि राजकोषीय उपायों में किसे अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब अर्थव्यवस्था में मंदी से उबारने के लिए सरकार क्या करती है कि जो सरकारी व्यय है उनमें वृद्धि कर देती है। अचानक से पैसे जब मार्केट में आते हैं तो मंदी खत्म हो जाती है और लोगों के पास पैसे आते हैं, अपना व्यापार अच्छी तरीके से चल पाता है, पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाती है। इसका मतलब सरकारी व्यय में वृद्धि करने से राजकोषीय उपाय जो है ये अर्थव्यवस्था में मंदी खत्म हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 60 आपके। तो अपन ने ऐसा एक पेपर का पहला पार्ट खत्म कर लिया है जिसमें हिस्ट्री कवर किया, पॉलिटिकल कवर किया, ज्योग्राफी किया और इकोनॉमिक्स। अब अगला पार्ट आना है जिसके अंदर अपन कवर करेंगे जनरल साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग और करंट अफेयर्स। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।